जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइटवे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि पुरानी जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने सिंधु सभ्यता का जो अध्याय है उसको ख़त्म किया है। उसके पहले जो आपका प्राचीन इतिहास का एक सेक्शन था जिसको हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़ा। और आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए वैदिक सभ्यता पर लाया गया है। वैदिक सभ्यता जो कि एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सभ्यता है। आप चाहे यूपीपी की परीक्षा देने जा रहे हो, रेलवे, एसएससी या कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो उन सारी परीक्षाओं में ये जो आपका वीडियो है समान रूप से उपयोगी होगा। साथियों, अगर आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो पुरानी वीडियो में भी मैंने नंबर दे रखा है, इस वीडियो में भी आपको नंबर दिया जाएगा। आप हमारी ऑनलाइन क्लास का डेमो जरूर ले सकते हैं। कारण क्या है कि यहाँ पर जो सीरियल से आपको सारे चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। अगर आप इतिहास से पीजीटी देने जा रहे हैं या फिर किसी मुख्य परीक्षा के लिए आपने इतिहास विषय का चुनाव किया है या फिर आप राजनीति से कोई परीक्षा देना चाह रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारा जो पेड बैच है उसका लाइव डेमो भी आप ले सकते हैं। कहीं से भी ले सकते हैं, घर बैठे ले सकते हैं। साथियों, चलिए आज की सभ्यता जो है उसको शुरू करते हैं। आज का जो अध्याय है बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और हमारे आज का जो अध्याय है वो है ऋग्वैदिक सभ्यता। दोस्तों, ऋग्वैदिक सभ्यता ये एक ऐतिहासिक सभ्यता मानी जाती है। एक ऐतिहासिक सभ्यता इसलिए मानते हैं क्योंकि इसकी जो जानकारियां हैं वो हमें कई सारे स्रोतों से प्राप्त होती हैं। जैसे उदाहरण के लिए इसकी जो जानकारी है वो हमको वेदों से प्राप्त होती है। जो पुराण हैं उन पुराणों से इसकी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनसे भी इसकी जानकारी मिलती है। जो संहिताएं हैं उससे भी इसकी जानकारी मिलती है। यानी जो वैदिक सभ्यता है इसकी जानकारी का जो जो स्रोत है वो कई सारे स्रोत हैं, कई सारे साहित्यिक स्रोत हैं जिनमें इस सभ्यता के बारे में लिखा गया है और सविस्तार उसको हम लोग समझ रहे हैं। दोस्तों, अगर ऋग्वैदिक काल को हम डिवाइड करेंगे, अगर उसे विभक्त करेंगे, तो जो वैदिक काल है दोस्तों इसको मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। जो पहला काल है उसको पूर्व वैदिक काल कहा जाता है और जो दूसरा काल है दोस्तों उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इन दोनों का कालक्रम अलग अलग है, इसीलिए दो अलग अलग भागों में बांटा गया है। इनकी जो सामाजिक दशा है, राजनीतिक स्थिति है, जो समाज का जो कह सकते हैं रहन सहन है, खान पान है, उसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में। जैसे उदाहरण के लिए मैं छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ कि जो पूर्व वैदिक काल था यहाँ पर महिलाओं की जो स्थिति थी वो आदर्श दशा थी और जो महिलाएं थी वो अपने इच्छा से अपने वर को चुन सकती थी, अपनी इच्छा से सारे काम कर सकती थी, यज्ञ कर सकती थी, हवन उनके बिना नहीं पूरा होता था। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट थी। यानी महिलाओं के लिए जो एक आदर्श प्रथा थी, एक आदर्श व्यवस्था थी, वो हमें पूर्व वैदिक काल में देखने को मिलती है। जबकि विपरीत थोड़ा सा जो है इस समय यानी उत्तर वैदिक काल जब आया तो उस समय क्या हुआ, महिलाओं की जो दशा है वो थोड़ी सी गिर गई। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि पूर्व वैदिक काल है और दूसरा सेशन, दूसरा काल या दूसरा सत्र जो है वो कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। तो वैदिक सभ्यता को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है और दूसरे को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। अब दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा, जो ये पूर्व वैदिक काल है इसका जो कालक्रम है वो कितना है, तो वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। ध्यान से समझिएगा, जो पूर्व वैदिक काल का जो कालक्रम है दोस्तों वो कितना है, तो 1500 से लेकर और जो 1000 का जो समय है यानी 1000 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म के 1500 साल पहले से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 1000 साल पहले तक। यानी ये जो 1500 से 1000 का मतलब है कि 500 सालों का जो कालक्रम है, जो 500 सालों का जो वर्ष है, इसको कहा गया है पूर्व वैदिक काल। और जो उत्तर वैदिक काल है साथियों, ये 1000 से लेकर 650 ईसा पूर्व तक है। यानी 1000 से 650 ईसा पूर्व तक है। साथियों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि देखिए आप लोगों के लिए वीडियो लाई जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही घुस घुस कर मैं पढ़ा रहा हूँ। यानी आप चाहे दरोगा की परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर लेखपाली है या फिर और कोई जो जितने भी एग्जाम है, उन सारे एग्जाम को जो है ध्यान में रखकर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो सारे फैक्ट एकदम क्रमिक रूप से आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो बस आपसे एक आग्रह है दोस्तों कि अपना लाइक जरूर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा
ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन प्राप्त हो। जैसे जैसे आपका सपोर्ट मिलता जाएगा, हम लोगों का हौसला बढ़ता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा साथियों कि उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से लेकर 650 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। अब देखिए, तो दो भागों में बटा है, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। हम लोग दोनों कालों को पढ़ेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की। साथियों, ये जो पूर्व वैदिक काल है ये पुराना समय था, और आपको पता है कि जो वेदों की रचना जो है वो किसमें हुई है, तो वैदिक काल में हुई है। वेदों की रचना किसमें हुई है, तो ये वेदों की रचना किसमें हुई है, वैदिक काल में। अब इसमें जो पूर्व वैदिक काल है दोस्तों, यहाँ पर सबसे पुराना वेद जो है वो किसको माना जाता है, तो ऋग्वेद को। ऋग्वेद की जो रचना है दोस्तों वो पूर्व वैदिक काल में हुई है, और बाद के जो तीनों वेद हैं वो सब किस काल में आए हैं, अन्य जो 3 वेद हैं, यानी ऋग्वेद के बाद पहला तो ऋग्वेद हो जाएगा, ये कब हुआ है, पूर्व वैदिक काल में लिखा गया या बनाया गया। और उसके बाद जो अन्य वेद हैं, यानी आपका दूसरा है जिसे सामवेद कहा जाता है, अथर्ववेद कहा जाता है, यजुर्वेद कहा जाता है। तो ये जो 3 वेद हैं बाद के, इन तीनों की रचना जो है वो कब हुई है, उत्तर वैदिक काल में हुई है। अगर कालक्रम कहेगा तो 1000 से 650 ईसा पूर्व, यानी उत्तर वैदिक काल में किसकी रचना हुई है दोस्तों, तो अन्य 3 वेदों की रचना हुई है। ठीक है, इस सभ्यता के जो मूल निवासी थे उनको आर्य कहा जाता था। क्या कहते थे, आर्य। ठीक है, जो आप ये ध्यान रखिएगा कि आर्य कोई जाति नहीं होती थी। आर्य जो शब्द है, आर्य का जो शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ। क्या होता है, श्रेष्ठ। अब मान लीजिए कोई आदमी है, तो वहां पर मान लीजिए 10 बुरे लोग हैं, 10 खराब लोग हैं, उनमें कोई एक आदमी है जो अच्छे नेचर का है, अच्छे स्वभाव का है, जिसका रंग भी अच्छा है, जिसका पहनावा भी अच्छा है, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी अच्छी है। तो जो आर्य शब्द है इसका मतलब ही होता था श्रेष्ठ या सज्जन। ठीक है, तो श्रेष्ठ या सज्जन या अच्छा आदमी जो होता था उन्हीं को आर्य कहा जाता था। तो इस सभ्यता के जो मूल निवासी माने गए हैं साथियों, वो कौन माना गया है, वो आर्य माने गए हैं। आर्य जो होते थे, इसीलिए इस सभ्यता को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता है। कभी भी पूछा जाए, हो सकता है कि वो वहां पर वैदिक हटा दे, ऋग्वैदिक हटा दे, और सीधे आपसे क्या पूछ ले कि आर्यवर्त सभ्यता किसको कहा जाता है। तो जिस सभ्यता में आर्य हैं उसी सभ्यता में आर्य को आर्यवर्त कहा गया। और आर्यवर्त का मतलब जो आर्य होते थे ये क्या होते थे, हम कह सकते हैं इनको कहा जाता था श्रेष्ठ या सज्जन या कुलीन। अब देखिए, तो वेदों की बात अगर करते हैं, वेदों की जो भाषा है दोस्तों, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी वेद हैं वो सारे के सारे वेद किस भाषा में लिखे गए हैं, तो संस्कृत में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं, वेदों की रचना किस में हुई है, संस्कृत में। आगे कह रहा है कि वेदों के नाम कौन कौन से हैं, तो सबसे पुराना वेद कौन सा था, ऋग्वेद। उसके बाद कौन सा आ जाता है, फिर सामवेद आता है, फिर उसके बाद यजुर्वेद आता है, और चौथे नंबर पर जो आता है वो अथर्ववेद आता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर कहता है कि वेदों की संख्या कितनी थी, तो 4, और चारों संख्याएं मैंने आपको बता दी। अब संकलन करता कौन थे, माना जाता है कि जो वेद है उसे भगवान ने जो है वो गणेश जी को सुनाया, और गणेश जी और जो महर्षि वेदव्यास हैं उन्होंने इसका संकलन किया। ठीक है, तो इसको लिखने का काम जो है महर्षि वेदव्यास जो है उनके द्वारा किया गया, और गणेश जी के द्वारा किया गया। ठीक है, और ये जो है इनके नाम कौन कौन से हैं, तो पहला ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। अब भाषा कौन सी है, तो भाषा आपको पता है कि इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगर दोस्तों कहता है कि इन वेदों में जो 4 वेद हैं सबसे ज्यादा पुराना वेद कौन सा है, तो अब आंसर देना आपके लिए बहुत मजाक की बात हो गई। आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा पुराना वेद है वो कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे ज्यादा पुराना है। और अगर मंडल की बात करता है दोस्तों, तो ऋग्वेद जो है वो हमारा 10 मंडलों में बटा हुआ है। कितने मंडल है ऋग्वेद में दोस्तों, 10 मंडलों में बटा है। और अगर सूक्ति की बात करता है तो 1028 सूक्तियां हैं। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियां हैं, तो 1028 सूक्तियां हैं। और अगर मंत्रों की बात करता है साथियों, तो 10,600 मंत्र हैं। इसमें कितने मंत्र हैं, कुल 10,600 मंत्र। तो ये आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा है जो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, इसका पुराना वेद है। इसमें मंडलों की संख्या कुल 10 है, सूक्तियों की संख्या कितनी है, 1028 है, और मंत्र कितने हैं, तो 10,600 मंत्र। यहाँ पर लिखना चाहिए था 10,600 मंत्रों का इस्तेमाल किया गया है।
अब एक सवाल अक्सर जब आप बड़ी परीक्षा देने जाएंगे, छोटी में तो नहीं पूछेगा लेकिन बड़ी परीक्षा में पूछ सकता है कि जो मंडल है 10 मंडल, इनमें कौन से 2 मंडल हैं जो सबसे ज्यादा पुराने हैं। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो पुराना मंडल है, प्राचीन मंडल है, वो दूसरा और 7वां मंडल है। सबसे पुराना मंडल कौन सा है? दूसरा मंडल और 7वां मंडल। अगर कहता है कि सबसे नया मंडल कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा साथियों कि जो पहला मंडल है और जो 10वां मंडल है, ये सबसे ज्यादा जो है नया मंडल है। ठीक है, एक पहला और 10वां यानी 1 और 10 ये सबसे नए हैं। और सबसे ज्यादा पुराना मंडल कौन सा हो जाएगा? तो वो दूसरा हो जाएगा और 7वां मंडल हो जाएगा। अब अगर क्वेश्चन करता है कि एक मंत्र आपने सुना होगा, बड़ा ही जो है कह सकते हैं प्रसिद्ध मंत्र है, जिसे हम लोग गायत्री मंत्र कहते हैं, ये ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? आपने सुना होगा स्तोमा सद्गमय। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो गायत्री मंत्र है इसका वर्णन दोस्तों मिलता है तीसरे मंडल में। किस मंडल में मिलेगा? तो तीसरे मंडल में। ठीक है, और इसके अलावा पुरुष सूक्त की बात कही गई है। जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में माना गया है कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के मुख से जो ब्राह्मण वर्ण है उसका जन्म हुआ। यानी ब्राह्मण का मतलब किसी जाति से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब जो लोग शिक्षा दीक्षा का कार्य करते हैं, जो समाज का पथ प्रदर्शित करते हैं, जो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, तो उनका जो जन्म है वो ब्रह्मा जी के मुख से हुआ है, तो ब्राह्मण हो गया। और जो दूसरा वर्ण है जिसे क्षत्रिय वर्ण कहा जाता है, इनका जन्म भुजाओं से हुआ है। इसके अलावा जो उदर है यानी पेट है या स्टमक है, वहां से क्या हुआ? वहां से जो है वैश्य वर्ण का जन्म हुआ है। और जो अंतिम वर्ण है जिसे शूद्र कहा जाता है, इनका जन्म चरणों से हुआ है। तो ये जो बात है ये कही गई है पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त का वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो दोस्तों याद रखिएगा 10वें मंडल में। ठीक है, और इस सभ्यता की जानकारी किससे मिलती है? तो तमाम सारे वेद हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेद हैं 4। अगर कहता है पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराण है 18। अगर कहता है उपनिषद कितने हैं? तो 108 है। ये याद रखिएगा। अब सबसे पुराना पुराण कौन सा होगा? मत्स्य पुराण। याद रखिएगा सारे सवाल। ठीक है, अगर प्रकृति की बात की जाए कि जो वैदिक सभ्यता है इसका नेचर कैसा था, इसकी प्रकृति कैसी थी, तो दोस्तों ये एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। जैसे इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु सभ्यता, तो सिंधु सभ्यता कैसी थी? वो एक नगरीय सभ्यता थी। और मतलब वहां पर इतना हाईटेक सिस्टम था। आपने तो सारे नगरों को पढ़ा है, आपने देखा होगा कि जो नगर हैं उनमें चार दीवारी, यानी जो जितने भी नगर हैं वो सारे के सारे 2 भागों में बटे थे। एक पूर्वी छोर था, एक पश्चिमी छोर था। जो पश्चिमी टीला होता था उसको दुर्ग कहा जाता था, वो ऊंचाई पे होता था, उसके चारों ओर बाउंड्री पाई गई है। इसके अलावा जो सड़कें पाई गई हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं, नालियां ढकी हुई मिल रही हैं। मतलब ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपको किसमें मिली है? सिंधु सभ्यता में। कितना हाईटेक थी, मकान बने होते थे, पक्की ईंटों के बने होते थे, आंगन पाया गया है, उसमें कुआं पाया गया है। मोहनजोदड़ो से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था। और वो जो है सेलखड़ी की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, कोबड़ वाले वृषभ के जो है वो साड़ के जो है वो कह सकते हैं उसके साइन मिले हैं, मोहरें प्राप्त हुई हैं, फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं, जहाज के निशान वाली मोहर प्राप्त हुई है, लोथल से जो है बंदरगाह प्राप्त हुआ है। यानी आप सोच सकते हो कि वो एक बहुत ही मॉडर्न सभ्यता थी, एक बहुत ही नगरीय सभ्यता थी। जबकि जो वैदिक सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी? तो दोस्तों याद रखिएगा कि ये एक प्रकार की ग्रामीण सभ्यता थी। और अगर कहा जाए इसका नेचर कैसा था, तो यहाँ पर पितृ सत्तात्मक थी। याद कीजिए जब मैंने आपको सिंधु सभ्यता बताया था, तो मैंने ये बताया था कि जो सिंधु सभ्यता है वो एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मतलब वहां पर मम्मी की ज्यादा चलती थी। जैसे हर परिवार में क्या होता है कि या तो मम्मी की ज्यादा चलती है या पापा की ज्यादा चलती है, एक ना एक ऐसा होता है। अगर बहुत सारे घर होते हैं जहां पर मम्मी कहती है, पिताजी से कहती है उठ जाओ, तो पिताजी उठ के खड़े हो जाते हैं। फिर मम्मी कहती है बैठ जाओ, तो फिर पिताजी बैठ जाते हैं। तो कहीं कहीं पर मम्मी की ज्यादा चलती है और कहीं कहीं पर पापा की ज्यादा चलती है। तो ये जो सिंधु सभ्यता है इसमें क्या हुआ? सिंधु सभ्यता में ये जान लीजिए कि सिंधु सभ्यता में तो मम्मी की ज्यादा चलती थी, यानी मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। लेकिन अगर बात की जाए कि पितृ सत्तात्मक सभ्यता कौन सी थी, तो हमारी जो वैदिक सभ्यता है वो पितृ सत्तात्मक सभ्यता थी। आशा करते हैं कि आज की दी हुई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो टाइम से देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं,
तो निश्चित रूप से इस वीडियो से आप 100% संतुष्ट होंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में फैलाइए। और अगर आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारा ये जो नंबर है 7275129052, इस पर आप मैसेज करके हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप किसी भी विषय के लिए पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं कल आपसे अगली वीडियो में साथियों। जय हिंद, जय भारत।